बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख करके कैसे हम बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, एनएंसियोमर बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये क्योंकि हम लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे हम लोगों से वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख करके उसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको देख करके आपको बताना होगा कि किस तरीके से। तो पहला केस मैंने लिया है कंपाउंड्स विद कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो लीजिए भाई, हेडिंग में ही कुछ दो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज कर लिया, कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरलिटी सेंटर, इसको इसमें देखा जाए तो बहुत ही फाइन डिफरेंस है। तो इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्टीरियोजेनिक सेंटर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, स्टीरियोजेनिक सेंटर वो पॉइंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, पॉइंट होगा, पॉइंट, या आप उसको एटम लिख सकते हैं, कोई एटम हो सकता है, कोई पॉइंट या पॉइंट एटम, या ये एक एक्सिस भी हो सकती है किसी भी मॉलिक्यूल में। और पॉइंट, एटम और एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। जिस पर यानी अगर आपने वो कोई पॉइंट है या एटम है या एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप कोई दो ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हो, यानी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किन्हीं दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको दो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं तो आप उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कह सकते हैं, और कहते हैं, यही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो पॉइंट और एक्सिस with respect to that, with respect to this point or point oblique atom or axis, with respect to this interchange of two groups leads the stereoisomers। अब बच्चों यहां पे देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है स्टीरियोआइसोमर्स, इसमें मैंने ये नहीं यूज किया है कि ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल। तो अब आपको यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना होगा, ऑप्टिकल को भी इंक्लूड करना होगा, ज्योमेट्रिकल को भी इंक्लूड करना होगा, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। एंड मोर प्रिसाइजली एनेंसियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, राइट, या इसकी जगह पे और एनेंसियोमर्स, आप लोगों को पता है एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एनेंसियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो अगर किसी भी एक्सिस के अक्रॉस या किसी पॉइंट के अक्रॉस अगर आप दो ग्रुप्स को एक्सचेंज मारते हैं या एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करने के बाद अगर आपको अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं तो आप उस पॉइंट को स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक पॉइंट कहेंगे, या उस एक्सिस को आप स्टीरियोजेनिक एक्सिस भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कंपाउंड हम लोग ले लें, और ये कंपाउंड ले लें, A एंड B
क्या रिलेशन है? इसको आप क्या कह सकते हैं? सिस आइसोमर। ये सिस है, ये क्या है? ट्रांस है। और क्या रिलेशन है? तो सिस एंड ट्रांस एक दूसरे के क्या हुए? स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। तो ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। क्या रिलेशन है इनमें? ये एनेंसियोमर्स है या डायस्टीरियोमर्स? तो इनको हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। एंड विच स्टीरियो आइसोमर्स? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ऐसे दो आइसोमर्स जिनका आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। यानी अगर आप यहां पे मिरर रखें तो आपको ये इमेज नहीं मिलेगी, अगर आप यहां पे मिरर रखें तो भी आपको ये इमेज नहीं मिलेगी। यानी इनका आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। पहले लेक्चर्स में मैंने कहीं ना कहीं ये बात आपको बताई है कि डायस्टीरियोमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव नो मिरर रिलेशन, राइट? उनका आपस में कोई मिरर रिलेशन नहीं है। एक तरीका है ये आई मीन आइडेंटिफाई करने का डायस्टीरियोमर्स को, राइट? तो सिस एंड ट्रांस ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आई मीन स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और एक क्लासिफिकेशन के तहत ये डायस्टीरियोमर्स भी हैं एक दूसरे के। अब देखिए, अगर आप यहां से एक एक्सिस पास करें, ठीक, यहां से एक एक्सिस पास करें और इस एक्सिस के अक्रॉस इन दोनों ग्रुप्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं, क्या लिखा है डेफिनेशन यहां पे? पॉइंट और एटम और एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट और एक्सिस इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स लीड्स टू द स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज, यानी क्लोरीन को यहां पे ले आए और हाइड्रोजन को यहां पर ले जाए, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये जो एक्सिस बन रही है इसको हम लोग कह सकते हैं स्टीरियोजेनिक एक्सिस। क्या कह सकते हैं? स्टीरियोजेनिक एक्सिस। ठीक है बच्चों? तो स्टीरियोजेनिक वर्ड यहां से लिया गया है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास CH3 है, यहां पर H है, यहां पर OH है, और यहां पर Br। अब इसमें अगर हम लोग इस कार्बन को रेफरेंस बना लें, इस कार्बन एटम को, और इन OH और Br को, ध्यान रखना बच्चों, किन्हीं भी दो ग्रुप्स को, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको किन्हीं भी दो ग्रुप्स को अगर आप इंटरचेंज करें तो अगला जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। OH एंड Br। ध्यान रखना बच्चों, इसको अभी आप आइडेंटिफाई करने में ऐसे देख करके आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट जब हम लोग RS नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि ये इनमें क्या रिलेशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स, ठीक है? तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। इसमें अगर आप मिरर यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये इसका मिरर इमेज मिलेगा और इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर।
और ध्यान रखना बच्चों, स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर भी कह सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या इसको कायरलिटी सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कायरलिटी वर्ड जो है, कायरल, ये वर्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एक्सक्लूसिव है। किसके लिए है? ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। कायरल वर्ड को आप जो है ज्योमेट्रिकल या और किसी के लिए नहीं यूज कर सकते। कायरल मींस ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ऑप्टिकल रोटेशन। यानी ऐसे आइसोमर्स को आप सिर्फ कायरल कहोगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कायरल कहोगे जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सके। तो कायरलिटी इज बेसिकली एक्सक्लूसिव फॉर ऑप्टिकल। सो कायरलिटी स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरलिटी सेंटर आप इसको कह सकते हैं, कायरलिटी सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों कह सकते हैं। ठीक है, एंड लेकिन इसको आप कायरलिटी एक्सिस या कायरल वर्ड यहां पर जो है हम लोग नहीं यूज करेंगे इसके लिए पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू द कायरलिटी सेंटर। ठीक है, यानी लेकिन अगर हम लोग कायरल सेंटर्स ले लें तो ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, बट ऑल स्टीरियोजेनिक centers or all stereogenic axes are not chiral axis, right? So we can write all chirality centers are stereogenic centers as well, but reverse of this not always true, not always true, right? Means all stereogenic centers, you cannot say or stereogenic axis are not chirality center or chirality axis, but all chiral centers are stereogenic. All chirality centers are stereogenic. तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या फर्क है और स्टीरियोजेनिक एक्सिस में क्या फर्क है। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड्स विद कायरलिटी सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर दे आर व्हाट ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए कायरलिटी सेंटर ढूंढने का क्या तरीका है। मान लेते हैं कार्बन है, अगर इस कार्बन की टेट्राहेड्रा कार्बन है और इसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही हैं। आप सबको इन सारे रिप्रेजेंटेशंस का मतलब पता है। दिस ग्रुप इज गोइंग बिहाइंड द screen, this is coming up the screen, and these two are on the plane, and these two will lie on the same plane. So if you pass a plane from this in this molecule, so this will either bisect these two containing these two. तो अगर मैं यहाँ पे एक मिनट W X Y and Z, ठीक, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नो, देयर इज नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, दिस इज नॉट हियर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सिमेट्री, तो मैं यहाँ पे अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर एक कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल में और उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये कार्बन जो होगा ये कहा जाएगा स्टीरियोजेनिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन और कायरलिटी सेंटर, राइट। और ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो कायरल होगा, एंड ऑलवेज इट इज ऑलवेज कायरल,
ऑलवेज कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मतलब? कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या मतलब? इस मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, D+ एंड L- में, यानी एनेंशियोमर्स में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट देम इन द D+ एंड L-, यानी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मिलता है जिसमें एक कार्बन है, या एक से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कार्बन, एक कार्बन ऐसा है जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा ऐसा कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसके दो आइसोमर्स आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके दो आइसोमर्स आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, दे आर सेपरेबल। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप एल्केन with minimum number of carbon atoms, with minimum number of carbon atom, which shows the optical activity, अगर आपको ये बताना हो कि कोई एल्केन है और उस एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं जिस पर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे, तो सबको पता है एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब आप इसमें अगर, और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि एक कार्बन हो और उसके चार ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, और चारों ग्रुप्स जो है अलग अलग, तो ये कंडीशन, और एल्केन है, ओपन चेन है, तो आप इसमें देखोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा C7H16। ये है मिनिमम मोलर मास एल्केन का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। अब आप देखो, एक कार्बन आपने यहां पे ले लिया और सबसे छोटा ग्रुप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है वो हाइड्रोजन है, तो एक आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। उसके बाद आप एक दूसरा छोटा ग्रुप ले सकते हैं मिथाइल, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा ग्रुप आप ले सकते हैं C2H5, और तीसरा ग्रुप आप ले सकते हैं C3H7। तो ये चारों ग्रुप्स देखिए अलग अलग हो गए, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया, यहाँ पर C3H7, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कार्बन होगा इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से स्टार लगा देते हैं, और ये हो गया स्टीरियोजेनिक कार्बन, स्टीरियो और कायरलिक कायरल। ठीक है, यानी ये वो मॉलिक्यूल है एल्केन का जो क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मिनिमम मोलर मास। अब आप इसी तरीके से एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, अब आप इसी तरीके से एल्कीन, एल्काइन, इन सब का भी बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, इफ अ मॉलिक्यूल have two or more stereogenic carbon, stereogenic atom, then the molecule may or may not optically act। मतलब अगर एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक एटम आ गए किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही करे, मे और मे नॉट, शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, COOH, OH and H,
अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसका एक COH से पूरा हो रहा है, दूसरा OH से पूरा हो रहा है, तीसरा H से पूरा हो रहा है और चौथा इससे पूरा हो रहा है। फोर्थ ग्रुप इज दिस। ठीक है, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये हो गया स्टीरियोजेनिक। अब अगर आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें तो इसका एक OH से पूरा हो रहा है, दूसरा H से पूरा हो रहा है, तीसरा COH से पूरा हो रहा है और चौथा ग्रुप ये हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये भी स्टीरियोजेनिक हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो C2 एंड C3 ये स्टीरियोजेनिक हो गए, स्टीरियोजेनिक हो गए या कायरल कार्बन हो गए। लेकिन चूंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से अगर आप एक प्लेन पास करो तो ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, तो ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया। कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया। यानी अब इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर पाए। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स थे इसमें, तो अगर एक से ज्यादा है, यानी दो या दो से ज्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आपको उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री देखनी ही पड़ेगी और सिमेट्री देख करके ही आप जज कर पाएंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बच्चों? लेकिन अगर मैं इसी का एक दूसरा कॉन्फर्मेशन बनाऊं, एक दूसरा कॉन्फर्मर इसी का बनाऊं, मैं अगर एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, सेम मॉलिक्यूल, बस ओरिएंटेशन मैंने अलग कर दिया, इस OH का इधर कर दिया, तो ये स्टीरियोजेनिक, ये स्टीरियोजेनिक। अब इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। नो सिमेट्री, नो सिमेट्री मींस ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज नॉट अ गुड फार्मूला टू assess the symmetry in the molecule। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए ठीक है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया ही है कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लिया तब भी सफिशिएंट है अपने आप में ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, किसी भी तरीके से आप कोई भी प्लेन आप पास करिए, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट नहीं हो रहा है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देयर इज नो सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिकली क्या हो चुका है? इनएक्टिव। तो बच्चों अगर दो या दो से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब मैं देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, अभी आपको ये सिखा रहा हूं, फिर आगे स्टीरियो आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा ऑप्टिकल में कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, अभी मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूं।